अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने हुंड रूल तक बात कर ली थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑफ बो प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे जो ऑफ बो लफ्ज़ है ना, ये जर्मन लैंग्वेज से आया था। ये जो ऑफ बो लफ्ज़ है ये आया था जर्मन लैंग्वेज से। इस ऑफ बो के माने क्या होते हैं? ऑफ बो के माने होते हैं बिल्ड अप, यानी कि बनाना। ऑफ बो के माने क्या होते हैं? बिल्ड अप यानी कि बनाना। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। लिखिए, ऑफ बो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ मैं आपको, लिखिए। लिखिए, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप, द ऑर्बिटल्स आर filled up with electrons the orbitals are filled up with electrons in the increasing order, in the increasing order of the energy, in the increasing order of the energy। लिख लिया? जी सर। साथ साथ लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, the electrons are filled to the electrons are filled to the orbitals, the electrons are filled to the orbitals of lowest energy, of lowest energy in sequence, in sequence to electrons, बल्कि बस सीक्वेंस तक लिख लो, काफी है कहानी। बात जरा समझने से कासिर रह जाओगे। सही है भाई? जी सर, हो गया। चलो आ जाओ, अब बात को समझ लेते हैं कि क्या बयान किया जा रहा है इस प्रिंसिपल में। देखो, ऑफ बो प्रिंसिपल क्या है, मुझे इख्तिताम में कराने का इसमें मामला ये है कि जितने प्रिंसिपल्स हैं वो तमाम आके इसमें लग जाते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता था कि भाई आप किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं उसकी स्टेटमेंट दो बातें कहती थी कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, यानी कि उनका एन, एल, एम और एस चारों चीज़ें सेम नहीं हो सकते। पसे पर्दा, इस जुमले के पसे पर्दा पीछे जो बात है वो ये है कि भाई किसी भी दो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर उसकी सकत, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। किसी भी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ये कहता था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन प्लस एल रूल क्या कहता था? एन प्लस एल रूल ने कहा कि भाई किसी भी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान when we have to decide the sequence, when we have to decide the sequence के दो ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, अगर इस बात को आपने जानना है तो दोनों ऑर्बिटल्स के n प्लस एल की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको उससे आंसर पता चल जाएगा। सही है, ये बात भी हमने समझ ली। फिर उसके बाद हुंड रूल आया। हुंड रूल ने कहा कि अगर अगर ऑर्बिटल में जगह मौजूद है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उस ऑर्बिटल की कैपेसिटी के हिसाब से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेपरेटेड वे में रहेंगे ताकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स है वो कम से कम रहे। ये तीनों बातें मैंने आपको कल की क्लास में समझा दी थी, ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? जी सर, ऐसे ही है। आओ अब आगे चलते हैं। ऑफबो प्रिंसिपल, ऑफबो प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली ऑफबो प्रिंसिपल कहता है कि भाई पहले
इलेक्ट्रॉन्स की जब सीक्वेंस होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस के पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा, फिर किस ऑर्बिटल में, फिर किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को जाना चाहिए, वो सीक्वेंस कैसे डिसाइड होती है? वो इलेक्ट्रॉन्स के वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज के ऊपर डिसाइड होती है। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी की एक सीक्वेंस बनती है। उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स की आपकी फिलिंग होती है। जो एक पूरी सीक्वेंस जब तैयार होती है तो उसे नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्या नाम दे दिया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आसान अल्फाज में कहूँ, ऑफबो में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लग जाता है, ऑफबो के अंदर आपका हुंड रूल भी लग जाता है, ऑफबो में एन प्लस एल रूल के हिसाब से भी सारी चीजें बराबर हैं। यानी कि एन प्लस एल रूल कहता है कि भाई 3D और 4S में से पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होना चाहिए। बताया था मैंने कल आपको, 3D और 4S ऑर्बिटल्स में से अगर हम देखें तो पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होना चाहिए? 4s। 4S फिल होना चाहिए। ऐसी है क्योंकि भाई उसके अंदर एन प्लस एल रूल जी। कहता है कि एन प्लस एल रूल कहता है कि जिसके जिसके आपके पास जो है वो एन प्लस एल की वैल्यू छोटी आएगी, वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा, वो ऑर्बिटल पहले फिल किया जाएगा। तो 3D और 4S के अंदर हमने देखा 3D की एन प्लस एल की वैल्यू आती है 5, 4S के एन प्लस एल की वैल्यू आती है 4। तो 4 छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू द 5, तो इस वजह से पहले वो फिल हो जाएगा। ये हमने सारी सीक्वेंसेस बनाने का तरीके देखे। इन दी एंड हम पहुंचे हैं ऑफबो प्रिंसिपल पे। तो ऑफबो प्रिंसिपल में एक तरीका होता है उसकी सीक्वेंस पूरी सीधी सीधी आप याद कर लें। मैं आसान तरीका जो ऑफबो ने ही डिफाइन किया हमें, ऑफबो प्रिंसिपल में ही हमें डिफाइन किया गया, वो तरीका बता रहा हूं। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तक लिख रहा हूं मैं सिर्फ। कहां तक लिख रहा हूं मैं? 6 तक। पहले शेल में कितने सब शेल्स होंगे बताइए? 2। पहले शेल में कितने सब शेल्स होंगे? 2 कहां से होते हैं? 4। अल्लाह के वलियों, कल बताया था। एक होगा। दैट्स गुड, एक होगा। मैंने कल KLMN लिखवाए थे ना तुम लोग को, उसके आगे SPDF से बताया था। पहले में सिर्फ एक होगा। दूसरे में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तीसरे में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। चौथे में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और पांचवें छठे के अंदर भी चार चार ही रहेंगे। 5S, 5P, 5D, 5F। हम चार चार तक की कहानी को अपने पास कंसिडर कर पाते हैं। बात यहाँ तक आपको मेरी समझ में आती है सबको? जी सर। सही है। अब कहानी जो है वो फिलहाल जो हमारा फिनोमेना चलता है, वो फिलहाल का फिनोमेना हमारा चलता है सिर्फ इन्हीं के ऊपर, SPDF के ऊपर ही हमारा फिनोमेना चलता है। सही है। हालांकि मैं आपको बताऊं, पसे पर्दा एक बात है जो हम फिलहाल इंटरमीडिएट के लेवल पे डिस्कस नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा। SPDF के आगे भी हम सब शेल्स कंसिडर करते हैं, लेकिन उसके बारे में आप कहीं नहीं पढ़ते, इसलिए उसको पढ़ाना बेकार है और फजूल है आपके लिए फ़िलहाल, इसलिए मैं भी आपको नहीं पढ़ा रहा। अब सुनिए कहानी को। ये आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। मैंने कैसे बनाया? मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, मैंने सिर्फ नंबर्स लिख लिए 6 तक। मैंने कहा पहले शेल में पहला सब शेल। सब शेल मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F। यही होते हैं या गलत कह रहा हूं मैं? यही होता है ना? जी सर, एस यही पी होता डी है। एफ होते हैं। तो SPDF आ गया मेरे पास। SPDF, S, SP, SPD, SPDF, SPDF। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब डायगनल्स ड्रॉ करने। नाउ व्हाट इज मीन टू बी अ डायगनल? व्हाट इज डायगनल? एक चौकोर डब्बा होता है, कोने से कोना मिला देना, इस तरह से एक लाइन खींच देना, इसे कहते हैं डायगनल। सही। अब हमें डायगनल्स ड्रॉ करने हैं इसके ऊपर। बहुत गौर से देखना है आपने कहानी को कि हम डायगनल्स किस अंदाज में ड्रॉ करने जा रहे हैं। लाइंस स्टार्ट होंगी ऊपर से और जाएंगी नीचे की जाने। पहली क्रॉस लाइन, दूसरी क्रॉस लाइन सिर्फ 2S को काट रही है, तीसरी क्रॉस लाइन 2S से 2P से 3S को काट रही है, चौथी क्रॉस लाइन में 3P कटा, फिर 4S कटा, फिर 3D कटा, फिर 4P कटा, फिर 5S कटा, फिर 4D कटा, फिर 5P कटा और 6S कटा, फिर 4F कटा, 5D कटा, 6P कटा, और अगर यहाँ 7 होता
अगर मैं 7 के लिए भी लाइन बनाता तो 7 भी कटता। बात समझ में आया मैंने ये डायगोनल्स कैसे ड्रॉ किए हैं या नहीं समझ में आई? आ गई सर। बिल्कुल अच्छी बात है। सर आ गई। ये बात सबको समझ में आ गई। आपको ये बनाना आ गया कि पहले बनाना किस तरह है, आपने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। अब बिल्कुल आंखें खोल कर बोर्ड की उस जानिब देखते जाना और मैं पूछता जाऊंगा तो मुझे बताते हो सबसे पहले क्या कटा। अच्छा 1s। मैं एक लम्हा मुझे दीजिए, एक लम्हा मुझे दीजिए, मैं फिर आपसे बात क्लियर करूं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 0। एस में 0 दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना बिलाल, अच्छी बात है। तो मतलब मैं दो दो सर। 2 इलेक्ट्रॉन्स दो आते हैं। दो पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10। एफ में कितने आते हैं? 14। 14। देख लिया हमने यहाँ तक। सबसे पहले क्या कटा है बताओ? लाइंस ऐसे शुरू हुई हैं 1s। 1s2 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 पावर में ऊपर लिखना है 2। ये जिसके माइक से आवाज आ रही है या तो किसी और रूम में चला जाए पढ़ने के लिए या माइक बंद कर ले मेरा बेटा। सबसे पहले कटा 1s2, फिर क्या कट रहा है? 1s2 कट गया, अब क्या कटा ऊपर से? फिर 2s2 2s2 कटा, मैंने लिख दिया 2s2 2s2। फिर क्या कटा लाइन में? लाइन खत्म हो गई, अब दूसरी लाइन शुरू हुई। 2p6 फिर 2p6 कटा 2p6 के साथ कटते कटते नीचे क्या आ रहा है? 3s2 यहाँ लाइन खत्म हो गया, फिर ऊपर से शुरू करो, क्या कट रहा है? 3p6 फिर क्या कटा 3p6 के बाद? 3b10 हाँ ना 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 ना, इसीलिए मैंने और कहा था सॉरी आंखें सर। खोलो आंखें खोलो। 3p6 के साथ लाइन सीक्वेंस से नीचे चल रही है, लाइन सीक्वेंस से नीचे चल रही है। 3p6 के बाद 4 नीचे क्या कट रहा है? 4s2। 4s2 टू पे आके लाइन खत्म हुई, फिर शुरू हुई ऊपर से, क्या कट रहा है? 3d10। 3d10 के बाद क्या कटा? 4p6। 4p6। 4p6 के बाद क्या कटा? 5s टू। 5s2 पे आके लाइन खत्म हुई, फिर पीछे से शुरू होगी, फिर क्या कटा? 4d10। 4d10। फिर क्या कटा? 5p6। 5p6। फिर क्या कटा? 6s2। यहाँ तक मैंने जनरल लिखवा दिया आपको, यहाँ तक ही आप कर लें तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको कैसे लिखी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, या नहीं समझ में आई? जी सर आ गई। चलो आओ छोटा सा एक सवाल करते हैं। सवाल में कहा गया कि एक एलिमेंट है सोडियम, लिथियम करते हैं पहले। लिथियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, यानी कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 3 है। Z एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 3। आपसे कहते हैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपके पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स जो आपको फिल करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको लिखने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। देखो मैं अगर आपसे ये कहूं एक कमरे की कैपेसिटी है 2 अफराद, तो उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 लेकिन अगर अफराद ही एक एक ही फर्द है तो वो उसमें आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकते हैं तो क्या वो वहां रहेगा? नहीं, वो वहां रहेगा नहीं कि नहीं यार इस कमरे की कैपेसिटी 2 अफराद है, मैं अकेला हूं यहाँ पे तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा, क्या ऐसा होगा? वो रहेगा ना वहां पे या नहीं रहेगा बताओ? सर रहेगा ना। वो रहेगा, सिंपल फिनोमिना है। 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब जो चीज सिखाने जा रहा हूँ थोड़ा फोकसेबल है, जरा गौर से समझना है। 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मैंने लिख लिया भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सीक्वेंस ऐसी चलती है, सीक्वेंस यही होती है, सीक्वेंस यही होती है 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए मैंने बताओ? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 2 सर। ऊपर जो छोटा नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएगा। अब अगला कौन सा ऑर्बिटल है? 2s1 है, 2s2 है। तो इस s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? 2। लेकिन आपके पास बचे कितने? आपको टोटल 3 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, 2 आप कर चुके हैं, बचे कितने आपके पास है? कितने बचे? 1 एक बचे, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 1 एक या 2 बचे क्या सर। लिखेंगे बताइए?
वन वन। बात समझते हैं? समझ में पूरी तरीके से? जी सर, समझ आ गई। आगे इसको लेकर चलते हैं। सोडियम एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो है 11। अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करने हैं, जरा आंखें खोलकर। 1s 1s2 2s2 फिर 2s2, 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p6 दो और दो, दो और दो, दो और दो, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 11 4 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं अभी। अब आगे चलते हैं। बाद क्या कहते 2p6 हैं? 2p6। 2p6 हर हर ऑर्बिटल के बाद काउंट कर लो, 6 और 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 3s टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन्स 8 थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। 10 प्लॉट कर चुके हो, 10 प्लॉट कर चुके हो। बचे कितने? एक इलेक्ट्रॉन बचा है। 1 अगला ऑर्बिटल है 3s2। एस 3s में 2 आ सकते हैं, लेकिन आपके पास कितने बचे हैं? 1 बचा है। तो आप क्या लिखेंगे? 3s। 1। बात समझ में आ गई या नहीं? जी सर, आ गई। आइए आगे चलते हैं, एक और के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन की, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि क्लोरीन में है टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 6 और 4 6, 6 7 8 9 10, 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट हो गए। कितने बचे अभी मेरे पास प्लॉट करने के लिए? कितने बचे हैं? 7 सर, 7 7। इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। बाकी सारे सो रहे हैं, सिर्फ बिलाल जाग रहा है क्या? बाकी सब नींद में? हाँ बेटा, बाकी सब नींद में चल रहे हैं आज मेरे ख्याल में। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 बचे हैं। 2p6 के बाद अगला है 3s2, 3s2, 3s2 आ गया, 3s2 आ गया। 10 हो चुके थे, 2 12 हो गया, बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। s2 3s2 के बाद है 3p6। p में आ कितने सकते हैं? p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल? 6 6 हमारे पास कितने बचे हैं? हमारे पास कितने बचे हैं? 5 5 तो हम लिख 5। देंगे 3p5, 3p5। बात यहां तक समझ में आई या नहीं? जी सर, आ गई। बात यहां तक समझ में आ गई? आ गई सर। जी सर आ आओ एक जी एलिमेंट पर सर। चलते हैं। एक एलिमेंट है, उसका नाम है कैल्शियम। Ca उसका सिंबल है, कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको प्लॉट करने हैं। मुझे बताते जाओ जरा क्या आंसर आएगा। क्या लिखूं मैं? 1s2 आगे, 2s2 आगे 2p6 और 3s2 फिर 3p6 3p6। फिर आओ ना भाई, यहाँ काउंट कर लो। 6 7 4 एस 8 टू 9 10, 10 हो गए। और 10 सर 2 12, 12 6 4s2 18 बचे। 4s2 आएगा। 4s2 आ जाएगा। अगला 4s2 है, 4s2 खत्म। क्या आगे कुछ और लिखना है 4s2 के बाद, या खत्म होगा इलेक्ट्रॉन्स? नो काउंट करो सर, ना। खत्म। 6 4 10, खत्म 10 हो 2 गए। 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन्स होगा। आपको कहे कि सर ये किधर से काउंट कर रहे हैं? तो ऊपर नंबर जो लिखे हुए हैं 2 2 6 2 6 2, ये नंबर्स को काउंट कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखी हुई है ऊपर। बात समझ में आती है? जी सर। एक मैग्नीशियम लिख रहा हूँ, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप प्लॉट करेंगे बेटा। प्लॉट कर दीजिए जल्दी से। सब अपने अपने पास कर प्लॉट लिया कर लो। सर। हाँ बताओ रूज, क्या लिखा? सर, हो गई। 1s स्क्वायर 2 5 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर स्क्वायर नहीं, 2 पी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर 6। नहीं कहते, स्क्वायर नहीं कहते, टू कहते हैं इसको। 1s2 2s2, इस तरीके से बोलो। ठीक है। 1s2 2s2 हम्म, 2p6 हम्म, 3s2। बस खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बिल्कुल सही है। बस। 1s2 2s2 जी 2p6 और 3s2, यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारी खत्म हो गई। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? जी जी सर। सर। कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई? नो सर, आ गई समझ। नो सर, आ गई। सही है, सही है। सबको बात क्लियर हो गई है यहाँ तक?
जी सर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप एलिमेंट्स की प्लॉट कर सकते हैं जब हम इस चैप्टर के अख्ताम पे कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, बस वो मैं आपको पढ़ाऊँ। फिर हम इसके जब पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी वॉल्यूशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सही है, चूँकि थोड़ा सा मूव करना है, स्पीड अप करना है मुझे कोर्स को, तो मैं इस वजह से फ़िलहाल अभी पास पेपर्स की डिस्कशन पे फ़िलहाल नहीं आ रहा। हम प्रोबेबली जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर पास पेपर्स की डिस्कशन करेंगे। अभी हम आगे की जानिब चलते हैं। बोर्ड रब कर दूं मैं? जी सर कर दें। चलो बोर्ड रब कर देते हैं। चलिए आइए, हमारे पास जो एक नेक्स्ट डेफिनेशन है उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। स्टार्ट करें? जी सर। चलिए लिखिए, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus. Atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus and the point and the point up to and the point up to which the outermost electron up to which the outermost electrons up to which the outermost electrons of atom lies of atom lies. बात लिख ली सबने यहां तक? जी सर। चलो आओ इसके आगे से कहानी को समझ लेते हैं। देखो बताया क्या जा रहा है, कहा जाता है कि एक एटम है। एटम होता है ये एक सर्कुलर बॉडी। एटम क्या होता है बेटा? एटम हम कहते हैं एक सर्कुलर बॉडी को हम नाम देते हैं एटम का। सही है। अब रेडियस किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर आप ये बात जानते हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर उस सर्कल के सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस। यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन कर दूं कि एक बाउंड्री से चले, सेंटर पॉइंट को कट करे और फिर बाउंड्री तक जाए, सो इट इज मीन टू बी द डायमीटर। हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अब अगर डायमीटर का आधा कर दिया जाए कि सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, तो वो कहलाएगा रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर कोई सेंटर पॉइंट थोड़ी होता है। एटम के अंदर तो होता है न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस रखा हुआ होता है। अब कहते ही हैं कि भाई एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस मौजूद है, इस न्यूक्लियस से लास्ट वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वहां वो जहां तक घूम रहा है, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे हम उसे? एटॉमिक रेडियस। बात समझ में आई? अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? नॉर्मली सीन नहीं है कि एक एटम को आपने उठाया, उठाकर आप जो है वो टेबल पे रखा और जो है आपने उसको चेक कर लिया स्केल रख के। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे करते हैं? देखो एटम
अनस्टेबल है खासा। एटम जो है वो सिंगल हैंडेडली, अगर अकेले एटम की बात करें तो वो अनस्टेबल होता है। और हम जानते हैं कि हम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तो पता ही नहीं कर सकते। आपको मैंने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया? है भाई? आया था, पढ़ाया हाइजेनबर्ग्स था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था। उसमें हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कहा था कि भाई आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तो कभी भी जज कर ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते डेफिनेटली कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है अपने ऑर्बिट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत अनसर्टेन, द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड इज अ वेरी अनसर्टेन मैनुअल या वेरी अनसर्टेन सिचुएशन कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम कर लें। तो होता क्या है, होता क्या है कि दो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रखे होते हैं। दो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दोनों के जो न्यूक्लियसेस होते हैं, दोनों के जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं वो उनके न्यूक्लियसेस होते हैं। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? ये जो दोनों जी सर, एटम्स के ऐसे ही। सेंटर पॉइंट्स यानी कि इनके न्यूक्लियसेस होते हैं, इनके दरमियान एक डिस्टेंस होता है। इनके दरमियान में इन दोनों एटम्स के, यानी कि ये एटम्स ऐसे ना हो कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए। एटम्स जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के ना हो, एक ही एलिमेंट के एटम्स हो। तो अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि भाई इनके न्यूक्लियसिस के दरमियान, इनके न्यूक्लियसिस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हाफ कर लीजिए। जो हमने अपनी 9th क्लास के भी एक चैप्टर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, वहां डेफिनेशन क्या लिखी हुई थी? वहां लिखा हुआ था द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the two adjacent nuclei of two similar atoms which are in touch with each other। अगर मैं इस डिस्टेंस का हाफ कर दूं तो एग्जैक्टली डिस्टेंस का हाफ यही कहलाएगा। यही डिस्टेंस का सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ है जिसकी हम बात करते हैं कि भाई ये है। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इन दोनों एटम्स के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं यानी कि न्यूक्लियसेस हैं, न्यूक्लियसेस के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है, दोनों न्यूक्लियसेस के, एक एटम के दरमियान में तो हम डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते ना, एटम के न्यूक्लियस से बाउंड्री तक का डिस्टेंस मालूम ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक घूम रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन दो एटम्स एक दूसरे के साथ इन टच हैं, जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, इसके दरमियान में हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। और वो कैसे मालूम कर सकते हैं? कि दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे आप फाइंड आउट कर लीजिए और उस डिस्टेंस को फिर आप कर दीजिए हाफ। और जब आप उस डिस्टेंस को हाफ कर देंगे सो इट इज मीन टू बी द दिस एरिया। ऐसी है, यही मालूम करना था। यहां से लेके यहां तक का ही तो डिस्टेंस था जो आपका रेडियस कहलाता, एटम का रेडियस कहलाता। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? ऐसे ही है सर। So this is how we calculate the atomic radius of element. This is how we calculate the atomic radius of elements. बात यहां तक समझ में आ गई? अब दो जी चीजें सर। बताऊं मैं आपको। आप अपनी 9th क्लास के अंदर भी चीजें बहुत सारी पढ़कर आए और फिर आप दोबारा पढ़ रहे हैं। एक चीज होती है हम उसे कहते हैं एटम, एक चीज होती है हम उसे कहते हैं आयन। मिसाल के तौर पर मैंने कहा Mg यानी कि मैग्नीशियम, ये एटम है मैग्नीशियम का। लेकिन मैंने जैसे ही कहा Mg+2 तो ये मैग्नीशियम का आयन बन गया। मैंने जैसे ही कहा Na यानी कि ये सोडियम का एटम है। मैंने जैसे ही कहा Na+1 ये सोडियम का आयन बन गया। क्या डिफरेंस होता है एटम और आयन में? आओ जरा इस बात को समझ लेते हैं। देखो एटम और आयन, कोई साइज में डिफरेंस या साइज के डिफरेंसेस को मैं अपार्ट फ्रॉम द साइज में बात करूं, शेप में डिफरेंसेस, किसी चीज में फर्क नहीं आता। एटम और आयन दोनों सेम चीजें हैं। एटम और आयन दोनों सेम चीजें हैं। एटम कुदरती तौर पर दुनिया में पाया जाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने सब्सटेंसेस, जितने एलिमेंट्स पैदा किए हैं वो तमाम न्यूट्रल हैं स्टेट में। वो तमाम कैसे हैं? वो तमाम न्यूट्रल होते हैं। एक एटम वो होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। It neither contains a positive charge nor it contains a negative charge. Atom has no charge on it.
ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है ना प्रोटॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मेजॉरिटी उनमें बराबर होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। अब अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन चला जाए, अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन चला जाए, मैं यहां पर लिखूं मिसाल के तौर पर, अगर मैंने लिखा O यानी कि ऑक्सीजन का एटम है, और अगर मैंने यहां पर लिख दिया O-2, इसका मतलब ऑक्सीजन का आयन है। अब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एटम तो है न्यूट्रल, एटम तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसमें से ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा या कम है, दोनों बराबर हैं। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं, एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे बाहर, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई। पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बराबर थे, अब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई या नहीं हुई, बताओ। सर हो गई। अब किसकी तादाद ज्यादा है, किसकी तादाद ज्यादा है? यहां देखो, ये थे प्रोटॉन्स, ये थे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, अभी किसकी तादाद ज्यादा है? प्रोटॉन की। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो जब भी याद रखो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। अब वो एटम नहीं रहा, चूंकि पॉजिटिव। उस पर चार्ज आ गया, चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, उसके कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, इसीलिए उसे हम कहते हैं अब आयन। क्या कहते हैं उसे अब? आयन। आयन। अच्छा, अगर मिसाल के तौर आयन। पे मैंने कहा एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर थी, एटम ने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर लिए, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, अब किसकी तादाद ज्यादा है बता दो? माइक बंद कर लो बेटा। किसकी तादाद ज्यादा हो गई बता दो? एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की। बराबर थे, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, किसकी तादाद ज्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का की। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है बताइए? नेगेटिव। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, एटम जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब वो एटम नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है? आयन। क्या बन गया है? आयन। तो आयन। आपसे अगर कोई कहे कि आयन। आयनिक रेडियस मालूम करो, तो आयनिक रेडियस मालूम करने का भी तरीका यही होता है कि उस आयन में न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, उसे कहते हैं आयोनिक रेडियस। क्या कहते हैं उसे? आयोनिक रेडियस। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? रेडियस। जी सर। कोई जी सर। सवाल, किसी को ऐसी कोई बात जो पूछनी हो जो समझ में नहीं आई? नो सर। आयंस कितनी तरह के होते हैं? आयंस होते हैं दो तरह के, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनता है, कोई बताएगा मुझे? एक एटम पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन अपने लूज करते लूज करता है। जब लूज किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। एटम नेगेटिव आयन कब बनता है? सर जब वो गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो बन जाता है आपका नेगेटिव आयन। बात यहां तक समझ में आती है? अभी जो पॉजिटिव, बिलाल तुम्हारा नेगेटिव। माइक जो है वो थोड़ा बेटा जी। रोशन कर रहे हैं, देखो माइक बंद कर लो। हमारे पास दो तरह के आयन हैं, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव आयन है और हमारे पास नेगेटिव आयन होते हैं। देखो, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स एटम नहीं है, अब ये आयन्स हैं, कहने को ये एटम्स ही हैं, लेकिन जिस एटम पर चार्ज आ जाए, जिस एटम पर चार्ज आ जाए वो आयन कहलाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव आयन, अगर नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो है, इनको क्या कहते हैं? इनका एक दूसरा नाम होता है, इन्हें कहते हैं कैट आयंस। क्या कहते हैं इन्हें? कैट आयंस। जो नेगेटिव आयंस होते हैं, केट इन्हें आयन। एक और दूसरा नाम देते हैं, इन्हें कहते हैं एन आयंस। क्या कहते हैं इन्हें? एन। अब ये कैटाइंस और एनाइंस कहने की वजह क्या है? कैटाइंस और एनाइंस कहने की वजह क्या है? देखो, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज हमेशा कौन से चार्ज पे अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव पे अट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं नेगेटिव। इन आयंस को अगर जो है वो किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में छोड़ दूं तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे। नेगेटिव टर्मिनल का क्या नाम होता है? नेगेटिव टर्मिनल का क्या नाम होता है? कैथोड। तो आसान अल्फाज में ये होते हैं कैथोड आयंस। क्या आयंस होते हैं ये? कैथोड आयंस।
पॉजिटिव आयंस है ना, नेगेटिव Cathode टर्मिनल पर ions. जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है कैथोड। पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव टर्मिनल पर जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है कैथोड, तो ये है कैथोड आयंस। नेगेटिव आयंस हैं, कौन से टर्मिनल पर जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव Anode. टर्मिनल पे जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल का नाम होता है एनोड, तो ये कहलाते हैं एनोड आयंस, यानी कि एन आयंस। क्या कहलाते हैं ये? एन आयंस। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? N ion. कोई सवाल, कोई बात जी पूछनी है? सर. नो सर। सही है भाई। हफ्सा, माजेब, बिलाल, सज्जाद, जफर, ईमान, कोई बात तो नहीं पूछनी बेटा? अलिशबा, कोई बात तो नो नहीं पूछनी सर। किसी सर को? मैंने आपको नो सर, नो सर। सज्जाद, मैंने देख लिया था तुम्हारा मैसेज मेरा बेटा, मैं जो है वो इंशाल्लाह आज तुम्हें भेज दूंगा। तुम्हें कौन से चैप्टर के चाहिए लेक्चर्स, मुझे बता दो जरा बस। कल की क्लास की, कल शायद आपने फिजिकल ली थी, वो भी मैंने नहीं ली थी। अगर वो उसका टॉपिक ही आप बता दें। मैं वो वाला लेक्चर रिकॉर्ड अभी नहीं हुआ हुआ, वो तुम मुझसे नेक्स्ट वीक ले सकते हो। मैं एक जगह क्लास लूंगा तो वहाँ वो रिकॉर्ड हो जाएगा ऑनलाइन में ही, तो तुम मुझसे नेक्स्ट वीक में कल की क्लास का लेक्चर ले लेना। जो बाकी बचा परसों की क्लास का यानी कि मंडे का, वो मैं इंशाल्लाह अजीज तुम्हें जो है वो रात तक जब अपलोड कर दूंगा ना, तो तुम वहां से फिर देख लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ग्रुप पे ही मैं भेज जी। दूंगा लिंक उसका। सही है बेटा? अच्छा, वो कल का टॉपिक बता देना कि क्या हुआ था कल क्लास का में। ठीक है, टॉपिक के कल मैंने अंदर, नहीं ली थी कल सर के क्लास। टॉपिक में हमने मंडे की क्लास में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी के आगे से मैंने आपको जो रूल्स थे वो पढ़ाए थे। यानी कि मैंने कल की क्लास में N+L रूल पढ़ाया था, और जो है मैंने आपको हुंड्स रूल पढ़ाया था, दो पढ़ाए थे। आज हमने पढ़ा था ना लास्ट रूल हमने आज पढ़ा ऑफ बो, इससे पहले के दो रूल्स हैं वो हमने कल की क्लास में पढ़े थे। सही है? नोट्स में से इसको फॉलो अप करना, ठीक है देखना मिल सर। जाएगा इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़।